आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी और रिसर्च है वो इस विषय के कई गहरे पहलुओं को छूती है। बिल्कुल। मतलब भारत की परिवार नियोजन की कहानी से लेकर जनसंख्या के दबाव तक और गर्भ निरोध के विकल्पों से लेकर इनफर्टिलिटी जैसी चुनौतियों तक। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के मुताबिक इसका मतलब है प्रजनन से जुड़े हर पहलू में पूरी तरह से स्वस्थ होना। हर पहलू में। हाँ, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके प्रजनन अंग ठीक से काम कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि आपके पास सही जानकारी हो, सुरक्षित विकल्प हो और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने की आज़ादी हो। तो ये एक बहुत बड़ा व ज़रूरी विषय है और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि हमारे सूत्रों के मुताबिक भारत दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक लक्ष्य बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। हाँ, ये बात कई लोगों को हैरान करती है। 1951 में 1951 में। हाँ, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के नाम से ये कार्यक्रम शुरू हुए थे। समय के साथ इनका नाम और दायरा दोनों बदला। अच्छा। आज हम इन्हें जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम या RCH प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। इनका मकसद सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं रहा, बल्कि लोगों को जागरूक करना और एक स्वस्थ समाज बनाना है। और ये जागरूकता फैलाने का काम सिर्फ सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन रिपोर्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसमें माता-पिता, टीचर्स और दोस्तों का रोल बहुत बड़ा है। खासकर स्कूलों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ताकि युवाओं को सही और वैज्ञानिक जानकारी मिले और वो सुनी सुनाई बातों या गलत धारणाओं से बच सकें। सही बात है। और ये जानकारी सिर्फ यौन संबंधों तक सीमित नहीं है। इसमें प्रजनन अंगों की सही समझ, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव, सुरक्षित यौन व्यवहार, एड्स जैसी बीमारियां, STIs जिन्हें कहते हैं। हाँ, STI से बचाव और गर्भ निरोध के अलग अलग तरीकों के बारे में जानना शामिल है। साथ ही एक स्वस्थ परिवार के लिए गर्भवती महिला की देखभाल, डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का स्वास्थ्य और लड़का-लड़की में भेदभाव ना करने जैसी बातें भी उतनी ही जरूरी हैं। यहीं से कहानी एक बड़े मोड़ पर आती है, जनसंख्या। हाँ, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। सन 1900 में पूरी दुनिया की आबादी करीब 2 अरब थी। सिर्फ 2 अरब? और 2000 तक यानी सिर्फ 100 साल में ये बढ़कर 6 अरब हो गई। 3 गुना। और भारत में ये बढ़ोतरी और भी तेजी से हुई। आजादी के समय हमारी आबादी लगभग 35 करोड़ थी, जो 2011 तक 1.2 अरब को पार कर गई। 1.2 अरब। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। हाँ, और इसकी मुख्य वजह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार था। मृत्यु दर, खासकर माँ और बच्चे की मृत्यु दर में भारी कमी आई, जिससे लोगों की औसत उम्र बढ़ी। लेकिन इस तेज बढ़ोतरी का एक दूसरा पहलू भी था। हमारे संसाधनों पर जैसे खाना, घर और नौकरियों पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा। बिल्कुल। और यहीं से छोटे परिवार की सोच को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस हुई। हाँ। मुझे तो याद है टीवी और दीवारों पर हम दो हमारे दो का नारा हर जगह दिखता था। बिल्कुल। और सूत्र ये भी बताते हैं कि शहरों में तो कई कामकाजी जोड़ों ने हम दो हमारा एक का मॉडल भी अपना लिया। अच्छा। तो इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज थी सुरक्षित और असरदार गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो एक अच्छा गर्भ निरोधक होता कैसा है? हाँ, जाहिर है ऐसा जो इस्तेमाल में आसान हो, भरोसेमंद हो और जिसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। सही। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। एक है, हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है प्राकृतिक या नेचुरल मेथड्स। दूसरी है रोध या बैरियर मेथड्स। फिर आती हैं IUDs, गर्भ निरोधक गोलियां और अंत में स्थायी तरीके यानी सर्जिकल मेथड्स। प्राकृतिक तरीकों से शुरू करते हैं। सुनने में ये सबसे आसान लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। इसमें एक है आवधिक संयम यानी रिदम मेथड, जिसमें मासिक चक्र के कुछ खास दिनों में यौन संबंध बनाने से बचा जाता है। हाँ, जब गर्भ ठहरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, यानी लगभग 10वें से 70वें दिन के बीच। ठीक है। दूसरा तरीका है बाह्य स्खलन यानी विड्रॉल। और एक और दिलचस्प प्राकृतिक तरीका है स्तनपान अनार्तव। ये क्या है? इसका आधार ये है कि बच्चे के जन्म के बाद जब तक माँ बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराती है,
करीब 6 महीने तक, तब तक गर्भधारण की संभावना न के बराबर होती है। अच्छा। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि इन प्राकृतिक तरीकों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर इनके फेल होने की गुंजाइश भी काफी ज्यादा होती है। मतलब ये भरोसे के मामले में थोड़े कच्चे हैं। कह सकते हैं। तो फिर आते हैं बैरियर मेथड्स पर। इनका काम है गेट कीपर की तरह शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने ही नहीं देना। बिल्कुल। इसमें सबसे आम है कॉन्डोम, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। भारत में निरोध ब्रांड तो दशकों से घरेलू नाम रहा है। सही बात है। और कॉन्डोम का एक बहुत बड़ा फायदा है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं रोकता, बल्कि एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे यौन संचारित संक्रमणों मतलब एसटीआई से भी बचाता है। ये एक डबल प्रोटेक्शन है। एग्जैक्टली। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ और बैरियर विकल्प भी हैं, जैसे डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप, जिन्हें गर्भाशय ग्रीवा पर फिट किया जाता है। भारत में एक और तरीका बहुत लोकप्रिय हुआ है, खासकर महिलाओं के बीच, आईयूडीज यानी अंतर्गर्भाशयी युक्तियां। कॉपर्टी का नाम तो शायद सबने सुना होगा। ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है इसकी सुविधा। इसे फिट एंड फॉरगेट डिवाइस भी कह सकते हैं। अच्छा, फिट एंड फॉरगेट। हाँ, एक बार डॉक्टर इसे लगा देते हैं तो ये 3 से 10 साल तक असरदार रहता है। रोज रोज कुछ याद रखने का झंझट नहीं। ये 2 तरह के होते हैं, एक कॉपर वाले जैसे कॉपर टी, जो कॉपर आयन छोड़कर शुक्राणुओं की गति को कम कर देते हैं। दूसरे होते हैं हार्मोन वाले आयोडीज, जो गर्भाशय को गर्भधारण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। तो जो महिलाएं बच्चों में अंतर रखना चाहती हैं, उनके लिए ये अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसके बाद आते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, जिन्हें पिल्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स पर काम करती हैं और एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल को ही लाल कर देती हैं, ताकि अंडाणु रिलीज ही ना हो। हाँ, सही समझा आपने। लेकिन यहाँ एक भारतीय इनोवेशन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, सहेली नाम की गोली। बिल्कुल, सहेली भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसे लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI ने विकसित किया था। ये दुनिया की पहली ऐसी गर्भ निरोधक गोली थी जो नॉन स्टेरॉयडल थी। नॉन स्टेरॉयडल मतलब इसके साइड इफेक्ट्स पारंपरिक हार्मोनल गोलियों के मुकाबले बहुत कम थे, और इसे रोज खाने की बजाय हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता था। अच्छा, ये तो बहुत सुविधाजनक है। हाँ, और आखिर में आते हैं स्थायी तरीके, जिन्हें आम भाषा में नसबंदी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका परिवार पूरा हो चुका है। सही। और वो अब और बच्चे नहीं चाहते। पुरुषों के लिए इसे पुरुष नसबंदी या वैसेक्टमी कहते हैं, और महिलाओं के लिए इसे महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टमी कहते हैं। और ये एक छोटी सर्जरी होती है? हाँ, ये एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें उस नली को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे शुक्राणु या अंडाणु गुजरते हैं। ये बहुत ही प्रभावी तरीके हैं, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि इसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन होता है। गर्भनिरोधक तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है, लेकिन क्या हो अगर प्रेगनेंसी अनचाही हो या फिर माँ या बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो? हाँ, यहाँ एक बहुत ही संवेदनशील विषय आता है, मेडिकल अबॉर्शन यानी MTP। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है गर्भावस्था पूरी होने से पहले जानबूझकर या चिकित्सकीय सलाह पर गर्भ को समाप्त करना। भारत में इसे 1971 में कुछ सख्त शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दी गई थी। क्यों? ताकि असुरक्षित तरीकों से होने वाले अबॉर्शन को रोका जा सके, जिनसे महिलाओं की जान को खतरा होता था। अच्छा, तो कानून किन स्थितियों में इसकी इजाजत देता है? देखिए, कानून के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक के फेल होने या बलात्कार की वजह से हुई हो तो MTP कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी जारी रहने से मां की जान को खतरा हो या होने वाले बच्चे में कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी होने की आशंका हो, तब भी इसकी इजाजत है। और इसमें समय सीमा भी होती है ना? हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी पहले 12 हफ्तों में कराया गया MTP सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक और जरूरी पहलू पर आते हैं, यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs। अक्सर लोग इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, और यही हिचकिचाहट सबसे खतरनाक है। हमारे सूत्र बताते हैं कि सिफिलिस, गोनोरिया जैसे कई यौन रोग अगर शुरुआती दौर में पता चल जाएं तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जननेंद्रिय हर्पीज और HIV यानी एड्स का कोई स्थायी इलाज नहीं है।
इन रोगों के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत मामूली होते हैं, जैसे खुजली या हल्का दर्द, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन रोगों के मामले 15 से 24 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये तो बहुत कम उम्र है। इसीलिए सही जानकारी और बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। नियम बहुत सरल है। अनजान या कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाने से बचें और यौन संबंध के दौरान हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। और अगर संक्रमण का कोई भी शक हो तो बिना डरे डॉक्टर से सलाह लें। बिल्कुल। अभी तक हमने बात की प्रेगनेंसी रोकने की या अनचाही प्रेगनेंसी को समाप्त करने की, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सही। कई जोड़े ऐसे भी हैं जो बच्चे चाहते हैं लेकिन उन्हें गर्भधारण करने में मुश्किल होती है। इस स्थिति को इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या सामने आती है। हमारे समाज में बच्चा न होने का दोष अक्सर महिला को दिया जाता है। हाँ, ये तो है। जबकि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक समस्या पुरुष साथी में भी उतनी ही आम हो सकती है, या कभी-कभी दोनों में। तो जब प्राकृतिक रूप से गर्भधारण संभव नहीं हो पाता, तो विज्ञान क्या मदद कर सकता है? यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ART काम आती हैं। ART? हाँ, इसमें सबसे मशहूर नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका वैज्ञानिक नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। IVF को आप ऐसे समझ सकती हैं कि जैसे किसी पौधे को पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर उसे खेत में लगाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो मतलब इसमें होता क्या है? इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब इससे भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो उसे वापस महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। अच्छा। इस प्रक्रिया को करने के भी कई अलग-अलग तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रूण कितना विकसित हो चुका है या समस्या असल में कहाँ है। जैसे अगर पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है तो ICSI नाम की एक तकनीक है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। या अगर महिला अंडाणु नहीं बना पा रहे हैं तो गिफ्ट तकनीक से एक डोनर का अंडाणु लेकर उसके शरीर में डाला जा सकता है। तो बेसिकली विज्ञान के पास अब कई समाधान हैं जो कपल की खास जरूरत के हिसाब से चुने जाते हैं। लेकिन इन तकनीकों के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी। बिल्कुल। सूत्र साफ करते हैं कि ये सभी तकनीकें बहुत महंगी हैं और देश के कुछ बड़े शहरों में ही उपलब्ध हैं। यानी सबकी पहुंच में नहीं है? नहीं, इसलिए इनका लाभ हर कोई नहीं उठा सकता। साथ ही इन प्रक्रियाओं से जुड़े भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जो किसी भी जोड़े के लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पूरे दायरे को समझने की कोशिश की। भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत से लेकर जनसंख्या की चुनौती तक। बिल्कुल। गर्भनिरोध के दर्जनों विकल्पों से लेकर MTP और STIs जैसे संवेदनशील मुद्दों तक। और आखिर में इनफर्टिलिटी और उसे दूर करने वाली आधुनिक तकनीकों तक। और इस पूरी चर्चा का सार यही है कि इन सभी विषयों में सही जानकारी और जागरूकता ही एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की नींव है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सही सलाह तक लोगों की पहुंच हो, तभी ये कार्यक्रम असल में सफल हो सकते हैं। हमारे सूत्रों में इनफर्टिलिटी के समाधान के तौर पर इन आधुनिक तकनीकों का जिक्र तो है, लेकिन अंत में एक बहुत ही मानवीय और विचार करने वाली बात भी कही गई है कि जो दंपति बच्चे की चाहत रखते हैं उनके लिए हमारे देश में मौजूद हजारों अनाथ और बेसहारा बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेना भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सही बात है। ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जब हमारे पास इतनी महंगी और जटिल मेडिकल तकनीकें हैं तो गोद लेना, जो बांझपन और अनाथ बच्चों की समस्या दोनों का एक साथ समाधान कर सकता है, वो कई लोगों के लिए पहली पसंद क्यों नहीं बन पाता।